छलावा। बचपन बहुत अनमोल होता है। हमारा बचपन भी बहुत अनमोल था क्योंकि हमारे बचपन का एक हिस्सा या कहें कि सबसे रंगीन हिस्सा गांव में ही बीता था। आज के बचपन से बहुत अलग था गांव का बचपन, जिसमें ना तो मोबाइल फ़ोन थे, ना ही कंप्यूटर गेम, ना ही 24 घंटे चलने वाला टीवी। वो समय एकदम शांत था। हम भी ठाली और समय भी ठाली, एकदम फुर्सत से भरा हुआ। गांव में ना तो हमें कोई चिंता थी और ना ही हमारे बारे में सोचकर हमारे माँ बाप को, क्योंकि शहरों से दूर छोटी बस्ती में पूरा गांव अपना परिवार था। शहरी शोर शराबे से और स्कूल की चिंता से दूर वहाँ थे तो नए नए किस्से कहानी और रोज़ होने वाले नए नए अनुभव। ऐसे ही किस्सों में एक अनुभव ऐसा है जो मुझे याद है, वो अनुभव है छलावा। इस बात को काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन आज भी यह घटना मेरे जहन में एकदम नई है, जैसे यह कल की ही बात हो। मेरे दादाजी का गांव गंगानगर, गंगा मैया के किनारे बसा हुआ था। शायद इसलिए ही इसका नाम गंगानगर था। हम लोग गर्मी की छुट्टी में गांव आते थे। हर साल वहां आने के कारण मुझे सब जानते थे। गांव में हमारा एक बड़ा कुनबा था, भाई बहन थे और बहुत सारे दोस्त थे। वहाँ पर हम पूरा दिन कहाँ कहाँ खेलते, किसको यहाँ पता था क्या क्या खाते थे, किससे कहानी सुनते, इसका कोई हिसाब ही नहीं था। गांव में मेरा एक चचेरा भाई भी था, राजू, और दोस्त था चेतन। चेतन का एक छोटा भाई भी था, गुड्डू, जो हमेशा हमारे साथ ही रहता था। वो था हमारी ही उम्र का, लेकिन चेतन का छोटा भाई होने के कारण हम सबके लिए भी वो छोटा ही था और हम तीनों उस पर अपना बड़प्पन झाड़ते थे। हम चारों की पक्की वाली दोस्ती थी। गांव की भाषा में कहें तो हमारी एक टोली थी। वहाँ गंगा जी के बीच में एक टापू था। गर्मियों में पानी कम हो जाता तो वह टापू हमारे गांव में ही मिल जाता था। कुछ लोग वहाँ खेती भी करते थे। उस टापू पर बहुत सी जंगली झाड़ियाँ थीं जिन पर गर्मी में फल लगते थे, छोटे बेर जैसे, एकदम खट्टे। गांव में उन फलों को जंगली बेर कहते थे। गांव के बच्चे चोरी छुपे बेर खाने टापू पर जाते थे। पता नहीं क्या रस था उन खट्टे बेरों में। मैं भी वहीं जाना चाहता था, उन जंगली बेरों का स्वाद लेना चाहता था, लेकिन अभी तक चाहकर भी जा नहीं पाया था क्योंकि गांव में अघोषित रूप से बच्चों के उस टापू पर जाने पर रोक लगी हुई थी। राजू कई बार चुपचाप अपने दोस्तों के साथ उस टापू पर जा चुका था और वह जानता था कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, तो इस बार उसने वादा किया था कि हम सब वहाँ पर चले जाएंगे। उस दिन हम चारों ने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। जून की गर्मी पड़ रही थी, आसमान आग उगल रहा था, लेकिन हम तो बच्चे थे और बचपन के जोश के आगे सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता। इसलिए सूर्य देवता के प्रकोप को भूलकर थोड़ा दिन चढ़ते ही जब गर्मी के कारण लोग गलियों को छोड़कर घरों में चले गए तो हम चुपचाप अपने अपने घर से निकल गए। प्लान के अनुसार किसी की नज़रों में आए बिना ही टहलते टहलते गांव से बाहर निकलकर हम चारों गंगा जी के किनारे पहुंच गए। वहां हमने हर तरफ का मुआयना किया कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई हमें वहां जाते हुए देख लेता तो हमें रोक लेता, और अगर वो हमें ना रोक पाता तो घर पर कहकर हमारी धुलाई का इंतजाम करा ही देता। इसलिए ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए पूरी बारीकी से हर तरह का निरीक्षण करने के बाद जब हमें यकीन हो गया कि हम पर किसी की नज़र नहीं है, तो हमने बिना समय गंवाए तेज़ी से उस टापू की ओर कूच कर दिया। हम जल्दी से जल्दी किसी की नज़रों में आए बिना जंगल में पहुंच जाएं, इसीलिए पहले हमने थोड़ा तेज कदमों से रास्ता नापा। जब सफ़ेदे और कीकड़ के पेड़ों की लाइन पार करके हम टापू पर पहुंच गए तो हमने अपने तेज कदमों को थोड़ा आराम दिया और धीरे धीरे चलने लगे। रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए रास्ता काटने के लिए धीरे धीरे बातों कहानियों का सिलसिला चलने लगा। बातें दूसरे मोहल्ले के लड़कों से लड़ाई, दशहरे मेले की मौज, नन्हे पर आए भूत से होते हुए जा पहुंची छलावे पर। छलावा जो गांव का सबसे लोकप्रिय भूत था, क्योंकि बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी उसके बारे में बात करते थे, उसे देखने मिलने का दावा करते थे। कुछ बूढ़े तो बाकायदा छलावा से कुश्ती लड़ने या दोस्ती होने का दम भी भरा करते थे। राजू ने उसके बारे में बात शुरू की थी। वो बताने लगा कि छलावा नाक में बात करता है, उसके पैर पीछे की तरह मुड़े हुए होते हैं, उसकी परछाई नहीं दिखती,
वो बहुत तेज़ी से भागता है और किसी का भी रूप बदल लेता है और अगर नाराज़ हो जाए तो पल भर में ही किसी को भी मार देता है। राजू की बात सुनकर हम सभी के अंदर का डर हमारे चेहरे पर आ रहा था। राजू बोला कि मेरे बाबा बता रहे थे कि ज़्यादातर वो रात को ही मिलता है। इस बात से सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी चेतन बोला, अबे उस दिन की बात भूल गया। मोहन चाचा बता रहे थे कि छलावा ज़्यादातर रात में ही मिलता है, लेकिन वो दिन में भी घूमता रहता है और इस टापू में तो अक्सर दोपहर में भी मिल जाता है। चेतन की बात सुनकर हम सब के डर का स्तर और बढ़ गया। डर के मारे बेचारे गुड्डू के पेट में मरोड़ होने लगी। वो बार बार वापस चलने को कहने लगा। गुड्डू छोटा था, वो तो अपने डर को कह सकता था, लेकिन ये हमारी तो शान के खिलाफ था, इसलिए हम उस पर हंसकर आगे बढ़ते रहे। हम ऊपर से वो 3 बहादुर बन रहे थे, लेकिन नीचे से हमारी टांगें कांप रही थी। मैं भी अब बेरों को भूलकर वापस घर जाना चाहता था, लेकिन ये झूठ मूठ की बहादुरी ने मेरे पैरों को वापस लौटने से रोक रखा था। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हम सब का हाल था, लेकिन हम अपनी जुबान से अपने डर को बयान नहीं कर पा रहे थे, वरना बाकी की नज़र में हमेशा डरपोक कहलाएंगे। बस अकेला गुड्डू ही ईमानदारी से अपना डर बयां कर रहा था और बार बार वापस चलने का गाना गा रहा था। जब हमारा डर हमारी बहादुरी पर भारी पड़ने लगा तो हमने गुड्डू के कंधों पर अपने डर की पोटली रख दी और राजू कहने लगा, चलो यार, इस बेचारे के पेट में दर्द है, चलो वापस चलते हैं, फिर कभी आएंगे। और हाँ, इस डरपोक को साथ नहीं लाना है। जरा से छलावे का नाम सुनकर ही पेट में मरोड़ उठने लगे हैं इसके। हाँ, सही कहा तूने, इस डरपोक को साथ नहीं लाएंगे। आधे रास्ते से वापस लौटने की झूठी निराशा दिखाते हुए चेतन और मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। गुड्डू को डरपोक ठहराकर हम चारों वापस आने लगे। हम मुड़कर थोड़ा ही चले थे कि हमें एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, एकदम सफ़ेद लिबास में। वो दूर से ही चिल्लाया, रुको, कौन हो तुम? उस आदमी का आवाज़ सामान्य नहीं था। हम चारों ने एक दूसरे को देखा और फिर उस आदमी को देखा जो सामान्य न चलकर अपने टेढ़े पंजों पर चल रहा था। हमने एक दूसरे से नज़रें मिलाई और हमारी आंखों ने बिना बोले हमें अवगत करा दिया कि ये हो न हो छलावा ही है। मरे गले से आवाज़ निकली, भागो, और अपनी झूठी बहादुरी को वहीं पटक कर हम चारों वहाँ से सिर पर पाँव रखकर दौड़ लिए। पैरों में जितना जोर था वो सब उड़ेल दिया। उस दौड़ में हम भागते रहे। जब हमें लगा कि हम उस छलावे से बहुत दूर आ गए हैं, तब हम रुक गए। हम चारों का सांस फूल रहा था, मुंह लाल हो चुका था और गला प्यास के मारे सूख गया था। मेरी तो कोख में भी दर्द हो रहा था। हमें थोड़ी दूर पर ही अपना गांव दिख रहा था, जिसे देखकर हमने राहत की सांस ली। हम थोड़ा सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अभी हम दम भर ही रहे थे कि हमें छलावा फिर से दिख गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। अब हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि और तेज भाग सकते। तभी चेतन का दिमाग काम किया और वो चिल्लाया, किसी के पास माचिस है क्या? ये माचिस जलाने पर भाग जाएगा, या फिर प्याज हो तब भी हमारी जान बच सकती है। गांव में किसी बालक के पास माचिस रखने का मतलब होता था कि हो न हो ये बीड़ी या फिर दम मारता होगा, इसलिए हम जैसा बालक तो माचिस नहीं रख सकता, और प्याज को जेब में रखकर कौन चलता है, इसलिए ना हम पर माचिस थी और ना ही हमारे पास प्याज थी। तो अब हम क्या करते? राजू जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगा, लेकिन उसे भी बस 4 लाइन ही आती थी। तभी चेतन बोला, अरे यार, नंगे हो जाओ, नंगे होकर ही जान बच सकती है। मैंने सुना है कि जब कुछ ना हो तो नंगे हो जाना चाहिए। नंगे आदमी से डरता है छलावा। चेतन बोल तो सही रहा था, क्योंकि हमने भी छलावे से बचने के इस अस्त्र के बारे में सुना हुआ था, लेकिन परेशानी ये थी कि नंगा होगा कौन। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि तू हो जा, तू हो जा। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी जब किसी ने भी अपनी इज्जत से समझौता नहीं किया तो सबने मिलकर छोटे गुड्डू को दबा दिया और उसे धीरे धीरे हमारे पास आते छलावे का डर दिखाकर कहा, जल्दी कपड़े उतार साले, वरना सब मर जाएंगे। गुड्डू वैसे कभी भी आसानी से हमारी बात नहीं मानता था, लेकिन उस दिन उसने हम सबका छोटा भाई होने का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया और बिना कुछ देर किए अपने कपड़े उतार दिए। राजू बोला, कच्छा भी उतार दे।
राजू का कहना था और गुड्डू ने एक झटके में ही अपने कच्छे को भी उतार दिया। अब गुड्डू बिल्कुल नंगा था और नंग-मलंग होकर वो खड़ा हो गया हम सबके आगे सुपरमैन बनकर छलावे से टक्कर लेने। लेकिन उसे नंगा देखकर भी वो छलावा नहीं रुक रहा था, वो लगातार पास आता जा रहा था। अब छलावे से बचने का हमारा ब्रह्मास्त्र भी विफल हो गया था, तो हमने फिर अपने पैरों पर भरोसा किया और दौड़ पड़े गांव की ओर। हमारा एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी गांव में पहुंचो, वहां से हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम चारों भागकर गांव के रास्ते पर पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर रुक गए कि अब गांव कैसे जाएं, क्योंकि गुड्डू तो बिल्कुल नंगा था। वैसे तो वो कई बार गंगा में नंगा नहाता था, लेकिन इस समय इस तरह वो गांव में ही नंगा नहीं जाना चाहता था। भले ही कोई उसकी इज्जत ना करे, लेकिन उसे खुद अपनी इज्जत का ख्याल था और अपनी खाल का भी, क्योंकि इस तरह नंग मलंग होकर घर जाता तो जूता बजना तय था। हमारी जान तो बच गई, लेकिन अब एक विकट समस्या सामने आ गई, करे तो क्या करें। अब इसका हल सोच ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि वो छलावा फिर से हमारे पास आ गया। हमें काटो तो खून नहीं, हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे फिर से देखकर हमारी टांगें कांपने लगी और घबराहट के मारे पेट में भी दर्द होने लगा था। वह हमारे इतने नज़दीक आ चुका था कि अब हम भाग भी नहीं सकते थे। वो अपनी अजीब सी चाल चलते हुए हमारे पास आया। उसके हाथ में गुड्डू के कपड़े थे। वह हमारे नज़दीक आकर उसने सबके आगे खड़े राजू और मेरे गाल पर एक एक तमाचा रसीद कर दिया। तमाचा लगते ही अपनी इज्जत छिपाए बैठा गुड्डू और यादा खुद में ही छिप गया और चेतन ने भी दबे पांव पीछे होकर संभावित मार से बचाव कर लिया। ऐसी गर्मी में हमारे गाल लाल करके वो छलावा बोला, सालो किस किस के हो तुम? आज तुम्हारे बाप से ही पूछूं कि बड़ी दोपहरी में बालकों को जंगल में क्यों जाने दिया? पता है ना वहाँ भेड़िया आया हुआ है, ले जाता है, ढूंढते रहते फिर। उसके इस तरह से बोलने पर हम चांटे तो भूल गए, आंखें फाड़कर उसे ही देखे जा रहे थे और सोच रहे थे कि ये छलावा तो बहुत अच्छा है, हमारे दिल पर कब्जा जमाए बैठे। डर में तो कुछ कमी आई, लेकिन छलावा थोड़ा गुस्से में था। उसने गुड्डू की तरफ देखा और कहा, ये छोटा लड़का अपने कपड़े उतार कर क्यों भाग आया? ऐसी गर्मी में मरेगा क्या नंगा घूमकर? छलावे का ऐसा अच्छा रूप देखकर चेतन ने मोर्चा संभाला और कहा, सब कहते हैं छलावा मिल जाए तो माचिस या प्याज से उसे भगाया जा सकता है, और अगर ये ना हो तो नंगे हो जाओ, तब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उस शख्स ने हमें देखा और कहा, हाँ कहते तो सब यही हैं, लेकिन तुम्हें छलावा कहाँ मिला? हम चारों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा कि तुम छलावा हो। उस छलावे ने आश्चर्य से हमें देखा और पूछा, कैसे? तुम्हारे पैर टेढ़े हैं, तुम्हारी परछाई भी नहीं दिख रही और तुम्हारी आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब है। हमारी बात सुनकर वो छलावा हमें देखता रहा और फिर ज़ोर से हंसा। क्या मैं छलावा हूँ? सच में? हाँ हाँ। तुम चारों इसलिए भाग रहे थे, हाँ हाँ हाँ। और वो काफ़ी देर तक हंसता ही रहा। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। काफ़ी देर हंसने के बाद वो जब चुप हुआ और बोला, भाई मैं छलावा नहीं हूँ, मैं तो पास के गांव का चंद्रपाल किसान हूँ। मेरी गाय रात को खुल गई थी और मिल नहीं रही थी, उसे ढूंढने ही इस गांव में आया था। गांव के सब लोग मुझे जानते हैं। और रही बात मेरी चाल, मेरी परछाई और मेरे बोलने की, तो बचपन से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, जिसमें मेरे पैर टेढ़े हो गए थे, इसलिए मेरी चाल ऐसी है। मेरी आवाज़ इसलिए अजीब लग रही है तुम्हें, क्योंकि मैं रात भर से अपनी गाय ढूंढता रहा और इस वजह से मेरा गला बैठ गया है। और तीसरी बात मेरी परछाई की, तो तुम लोग अपनी परछाई देखो, सूरज सिर पर है, किसी की भी परछाई नहीं दिखेगी। वो छलावा सही कह रहा था, दोपहर का सूरज बिल्कुल हमारे सिर पर था, इसलिए हमारी परछाई भी हमारे पैरों के नीचे दबी हुई थी। उस छलावे ने गुड्डू को कपड़े दिए और हमारी अक्लमंदी पर हंसता हुआ चला गया। हमें अपनी हद से ज़्यादा होशियारी का एहसास हो गया था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि गांव में किसी को हमारी इस बेवकूफ़ी का पता चले और हम हमेशा के लिए गांव में हंसी का पात्र बने। इसलिए हम चारों ने वहीं गंगा मैया को साक्षी मानकर कसम धर खाई कि गांव में जाकर कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। बिना बेर खाए हम चारों बुद्धू लौटकर घर को चल दिए। हमें बेर भले ही ना मिले हों, लेकिन हमारे मन में एक दबी हुई सी खुशी थी
और वो खुशी थी कि आज हम एक जंग जीत कर आए थे छलावे से, भले ही वो हमारे मन का छलावा था। तो दोस्तों ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको आगे भी ऐसी ही कहानियाँ और देखनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।